हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या हाल चाल, सब दुरुस्त तंदुरुस्त। मैं हूं नीतीश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से चैनल अनअकैडमी जीत पर, जिसमें चल रही है प्रतिज्ञा सीरीज और दिस इज लेक्चर 3 ऑफ प्रतिज्ञा सीरीज। बेटा मैं आपको करवाने वाला हूं इस प्रतिज्ञा सीरीज में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर एग्जाम जेई 2026। और जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो जेई मेन्स हो चाहे जेई एडवांस हो, वो भी इस लेक्चर या फिर इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के यार, है ना। तो यार ये जो टॉपिक है, मैं इस चैनल पे मतलब ऑलरेडी जो हमारा पंगा सीरीज चल रही थी उसमें कवर करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक को देखना चाहते हो जो अभी पहला है तो वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा देखना है। ठीक है, लेक्चर के फॉर्म में, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का, पहला टॉपिक और हाँ, इस लेक्चर में मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाले हैं तुम्हारे, जैसे कि तुम्हारा आइडियल गैस हो गया, और फिर तुम्हारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, वेपर डेंसिटी, और तुम्हारा क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला, वो सारे टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं। तो इस लेक्चर को पूरा देखना ध्यान से यार। ठीक है, मतलब एक आपके चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका काफी पोर्शन इस चैप्टर में, इस लेक्चर में कवर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यार। देखो, आइडियल गैस अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो क्या है आइडियल गैस। आइडियल गैस यार बेसिकली हम ऐसी गैस को बोलते हैं कि ऐसी गैस जिसका खुद का वॉल्यूम क्या हो, जीरो हो, है ना, और उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जीरो हो, है ना, जो कि मतलब एक्चुअली पॉसिबल है नहीं, है ना। कोई जब गैस है तो उसका भाई कुछ चीज़ है तो उसका वॉल्यूम होगा ना, है ना। अगर फिजिकल कोई चीज़ है तो उसका वॉल्यूम होगा, दैट्स वेरी ट्रू, है ना। और क्या बोलते हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स भी कोई ना कोई होगी, या तो रिपल्सिव से भी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जो ऐसी गैस जिनमें दोनों चीज़ें नहीं होती उनको बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है, थ्योरेटिकली तो बात इतनी है ना। उसके अलावा जो हमारे एग्जाम में जो जरूरत है ना, जितनी बात की जरूरत है वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे एकदम कंप्लीटली। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो देखो ऐसा है कि आइडियल गैस हम अगर न्यूमेरिकली बात करें तो ऐसी गैस जो इन तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 इनको ओबे करती है, इनको फॉलो करती हो, उस गैस को हम क्या बोलते हैं यार, आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है, और जो इक्वेशन लिखी हुई है तुम्हारी तीन, ये एक्चुअली तीन इक्वेशन नहीं है, ये है तो एक ही इक्वेशन, बट ये इसके डिफरेंट टाइप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कन्वर्ट करके कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट हुई है। ठीक है, उसके पहले हम जानते हैं जो हमारे टर्म्स लिखे हुए हैं कि पी का क्या मतलब है, वी का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, और डी का क्या मतलब है, और तुम्हारा सी का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि पी जो हमारा होता है ना, ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, गैसेस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो पी होता है, पी का मतलब होता है कि प्रेशर ऑफ गैस, है ना, गैस जो प्रेशर लगा रही होगी, है ना, वो है हमारा प्रेशर, पी डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर हमारा जो कंटेनर जिसमें गैस रहती है उसका वॉल्यूम, क्योंकि गैस का वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, और देखो एन जो है हमारा, वो रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा, हमारा मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, गैस के मोल को रिप्रेजेंट करता है एन, है ना, इस इक्वेशन में, पर्टिकुलर इक्वेशन में, है ना। और साथ ही साथ हमको क्या बात ध्यान रखनी है कि जब हम इक्वेशन को लिखेंगे ना, तो इनमें ये जो चीजें हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एन है, आर है, टेम्परेचर है ना, इनकी मतलब स्पेसिफिक यूनिट ली जाती है उस इक्वेशन में। ठीक है, कि हाँ भाई अगर हम इस इक्वेशन में कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, मतलब इन चीज़ों की, प्रेशर, वॉल्यूम या मोल्स की, तो पर्टिकुलर एक यूनिट में रहना चाहिए, वो साथ साथ यूनिट भी लिखा हुआ है ना। तो देखो जैसे प्रेशर हो गया हमारा एटीएम में, वॉल्यूम हमारा किस में हम हमेशा पुट करेंगे, लीटर में पुट करेंगे। ठीक है, लीटर में पुट करेंगे। क्लियर है बात, ये हुई तुम्हारी बात। और देखो कि हमारा एन क्या है, मोल्स ऑफ गैस, हमने अभी पता कर लिया है। ठीक है, हमारा टेम्परेचर, और वो किस में रखेंगे हम, केल्विन में रखेंगे। ठीक है, केल्विन में रखेंगे। और हमारा ये क्या है, एम फॉर मोलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलर मास। ठीक है, मोलर मास पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर में, है ना, जाके देख लेना अगर किसी को ऐसा लगे कि इसमें जो टर्म्स तुमको नहीं पता लग रहा है, तो पिछले जो बेसिक लेक्चर्स है ना, 3 लेक्चर, अभी ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो उनमें मैंने बहुत बेसिक से तुम्हारा क्या बोलते हैं, मोलर मास एंड ऑल सारी चीजें बता रखी है, जो भी सब चाहिए आगे के लेक्चर्स के लिए। ठीक है, और तुम्हारा इसकी यूनिट देखो ग्राम पर मोल में होता है मोलर मास। ठीक है, और डी फॉर तुम्हारा क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, वो हमारी केस में रहेगी ग्राम पर एमएल में। ठीक है, यहाँ पे ये मिस टाइप हो गया, ग्राम पर एमएल में रहेगी डेंसिटी। ठीक है, और सी क्या है हमारा, मोलरिटी ऑफ गैस, है ना, जो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, तुम आगे पढ़ोगे कि मोलरिटी के बारे में पूरा कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम जान जाओगे अच्छे से ना। अभी तुमको बस सी का मतलब जानना है, क्या होता है तुम्हारा, सी फॉर मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पे, और आर क्या है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821। ठीक है, और ये इसकी यूनिट होती है तुम्हारी लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये इतनी बात हमको अभी करिए याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद देखो कि ये इक्वेशंस एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे हो रही है वो बताता हूँ। ठीक है, अब देखो तुम्हारा ये है कि पी वी इक्वल टू तुम्हारा क्या है यार, एनआरटी है। ठीक है, एनआरटी है। तो अभी तुमको मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर्स में कि एन नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, कि गिवन वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, होता है कि नहीं होता है। और आर क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर, है ना, ये हमारा हो गया पीवी, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या यार, कि पी एम, है ना, मैं एम को इधर ले आया, है ना, और डब्ल्यू बाई वी मैंने ऐसे कर दिया, है ना, और ये है तुम्हारा आर और टी। तो क्या बेटा, गिवन वेट बाई ये बेसिकली क्या है, गैस का
वेट और ये क्या है, गैस का वॉल्यूम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेंसिटी है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा PM इक्वल टू DRT, ठीक है। तो इस कन्वर्जन समझ में आया कि कैसे ये इक्वेशन सेकंड वाली में बदल रही है ना। इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, है ना। अब तुम्हारा दूसरा देखो तुम कि ये इक्वेशन पहली वाली जो हमारी थी PV इक्वल टू NRT, ठीक है, इससे ये तीसरी इक्वेशन कैसे आई। अब ये बहुत सिंपल है, ठीक है। P इक्वल टू तुम्हारा क्या है, NRT, तो हम इसको क्या कर देंगे, N/V कर देंगे, RT, है ना। अब ये हमारा N/V होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये हमारा क्या होता है, मोलरिटी, है ना। तो इसको हम मोलरिटी को C से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन बेसिकली, C का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो P इक्वल टू CRT हमारा हो गया, है ना। ये बात तुमको बस बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक, बिल्कुल, है ना, होनी चाहिए एकदम, है ना। अब देखो उसके बाद हमारा क्या है कि देखो अभी तुम पहले ये तीनों इक्वेशन देख रहे थे, इसमें क्या था सब में, चाहे तुम्हारा PV इक्वल टू देखो यार NRT हो, है ना, PV इक्वल टू NRT हो तुम्हारा, है ना, चाहे तुम्हारा हो PV इक्वल टू PM इक्वल टू DRT हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा हो P इक्वल टू CRT, तीनों इक्वेशन तुमने देखी अभी, है ना। इनमें सब में क्या है, क्या तुम्हारा RT टर्म कॉमन है कि नहीं, दिख रहा है, RT कॉमन है। अब RT कॉमन है भैया, तो क्या यहाँ पे क्या करा है कि बेसिकली जो हमारे कॉमन टेम्परेचर्स हैं, है ना, जिन जो क्वेश्चंस में आते हैं ना, उनके लिए RT की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ताकि हमको बार बार वो वैल्यू कैलकुलेट ना करनी पड़े, ठीक है। उसके अलावा जो अगर क्वेश्चन में कुछ और टेम्परेचर की वैल्यू आ गई तो हम भैया R और T का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज जनरली क्वेश्चन में जो टेम्परेचर की वैल्यू दी जाती है उसके अकॉर्डिंग R और T का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया है, ठीक है। जिसको याद करने का मन हो वो कर लो, ताकि इससे तुमको क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चंस बनाने में मतलब टाइम बचेगा, ठीक है। तो जब हमारा क्या बोलते हैं भाई, टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होगी, 0 डिग्री सेल्सियस होगी, है ना, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है तुम्हारा 273 केल्विन। हम इस इक्वेशन में PV इक्वल टू NRT या PM इक्वल टू DRT या P इक्वल टू CRT में हम टेम्परेचर किस में रखेंगे, केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है तुम्हारा 273 केल्विन, ठीक है, याद रखोगे इसको। और कन्वर्जन पता है सबको, क्या बोलते हैं कि हम अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस में, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। वो हमारा होता है क्या बोलते हैं तुम्हारा, केल्विन में अगर तुमको कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रख देंगे और प्लस 273, तो केल्विन में कितना आ जाएगा 273, है ना। सिमिलरली अगर तुमको डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा 25 दे रखा है ना, और 273, तो केल्विन में तुम्हारा कितना हो जाएगा 298, ठीक है। क्लियर है बात, है ना। तो ऐसे हमें टेम्परेचर सेल्सियस वाले को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये होगी तुम्हारी बात। अब देखो, जब यहाँ पे बता रखा है कि जब हमारा टेम्परेचर 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया हो, तब RT की वैल्यू हमारी कितनी होती है 22.4 होती है RT की वैल्यू, ठीक है। और जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा हो तब RT की वैल्यू कितनी होती है हमारी 24.46, ठीक है। इसको याद रख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा मतलब क्वेश्चन बनाने में तुमको क्योंकि इन क्वेश्चंस में टाइम बस R और T की वैल्यू कैलकुलेट करने में ही लगता है, अदरवाइज बहुत सिंपल होता है, एक वैल्यू पुट करी खत्म कहानी, ठीक है। और उसके अलावा जब तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर तुम्हारा कितना हो गया 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन, एक सेकेंड, 300 केल्विन, है ना, 300 केल्विन हो गया, है ना। तो तब RT की वैल्यू हमारी कितनी आती है 24.63। बेसिक बात है, याद रख लोगे, है ना, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं मैं तुमसे, है ना। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है STP और NTP कंडीशंस क्या होती है ना, STP और NTP कंडीशंस क्या होती हैं तुम्हारी, है ना। देखो तुमने बहुत बार सुना होगा क्या बोलते हैं STP और NTP, इसका मतलब क्या होता है, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब इसका मतलब ये है कि एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है और एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं प्रेशर है ना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला गया है ना। सिमिलरली NTP के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर है, उसको NTP बोला गया है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, है ना। उस पर बात करेंगे हम, पहले STP देखते हैं। तो जो डिफाइंड टेम्परेचर है और डिफाइंड प्रेशर है ना, वो क्या है STP, वो है तुम्हारा यार जब टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी कि 273 केल्विन हो, है ना, और प्रेशर की वैल्यू भैया तुम्हारी क्या हो, प्रेशर की वैल्यू तुम्हारी हो 1 atm। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है हमारे भैया साइंस में, क्या बोला जाता है STP, है ना, STP याद रखोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब NTP कंडीशन हमारी क्या होती है, जब हमारी टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि 293 केल्विन, ठीक है। ये पता लग रहा है ना कैसे कर रहा हूँ 293 केल्विन, बेसिकली 273 में जोड़ना है बस, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा डिग्री सेल्सियस जितना दे रखा है ना,
और प्रेशर हमारा भैया इस पे 1 atm ही होता है ना। अब देखो तुमने कई जगह अगर गलत पढ़ रखा होगा तो ऐसा होता है डिफरेंट बुक्स में या फिर डिफरेंट जगह पढ़ाया जाता है, ऐसा होता है कि मतलब इसकी जो टेम्परेचर की वैल्यू है एनटीपी की है ना, इसकी 25 भी बताई जाती है बहुत जगह है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो करेक्ट आईयूपीएसी एक्सेप्टेड वैल्यू है वो तुम्हारी क्या है यार, प्रेशर की सॉरी टेम्परेचर की 20 डिग्री सेल्सियस है एट एनटीपी, ठीक है। प्रेशर दोनों में 1 atm रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर है तो आपको बिल्कुल, है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो फॉर IIT JEE बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा जनरल जो चीज़ें हैं एसटीपी एनटीपी वो दोनों चीज़ें अलग हैं, तुमको पता है टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट है, वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये बात क्लियर है। बट हमारे IIT JEE के एग्जाम में ना मतलब कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ना लोग बहुत जगह मतलब अलग अलग पढ़ाते हैं या फिर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को एसटीपी एनटीपी में। तो उसके लिए क्या किया है बेसिकली, जो हमारा एग्जाम बनता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें एसटीपी और एनटीपी को बराबर मान लिया है, ठीक है। और वो किसके बराबर माना है, वो किसके बराबर माना है, वो एसटीपी के बराबर माना है, ठीक है। जो एसटीपी की वैल्यू है उनको ही हम एनटीपी बोलेंगे, है ना, फॉर आवर एग्जाम ओनली ना, अदरवाइज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, करेक्ट, ठीक है। अब देखो एसटीपी हमारा क्या था, एसटीपी हमारा था, ये बात जो लिख रही है ओल्ड कन्वेंशन नई न्यू कन्वेंशन, बताऊंगा क्या मतलब है इसका, ठीक है। जो हमारा ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी की जो वैल्यू थी, है ना, एसटीपी की वैल्यू तुमको पता लगी। अब उसके बाद भी एसटीपी की जो वैल्यू थी हमारी क्या थी पुरानी, कि हमारा क्या था भैया, प्रेशर हमारा था 1 atm, सबको पता है ये बात, है ना, 1 atm था। और टेम्परेचर हमारा कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस था, ये बात सबको पता है ना। अब उसके बाद यहाँ पे जो न्यू कन्वेंशन है ना, यहाँ पे क्या है, प्रेशर की वैल्यू तुम्हारी 1 atm ना होकर क्या है 1 बार है। पहले हम लेते थे 1 atm, है ना, अब क्या ले रहे हैं हम 1 बार ले रहे हैं ना। और टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस ही, हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है ना। पहले बेसिकली क्या था, जो बार और एटीएम था उन दोनों को सेम समझा जाता था, है ना। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, बार जो यूनिट है प्रेशर की, है ना, और जो क्या बोलते हैं हमारी एटीएम जो यूनिट है प्रेशर की, है ना, उन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। उसका क्या इफेक्ट पड़ा हमारी चीज़ों पर, ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखो उसका मतलब क्या है, बेसिकली ऐसा है कि 1 atm होता है तुम्हारा 1.01325 बार, है ना। पहले हम क्या लेते थे यार, हमारे ओल्ड कन्वेंशन में हम प्रेशर की वैल्यू 1 atm लेते थे, है ना, 1 atm लेते थे एसटीपी पे, है ना। अभी हम प्रेशर की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 बार ले रहे हैं, 1 बार ले रहे हैं, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ा, ठीक है, वो आगे तुम देखोगे, है ना। ऐसा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना। देखो कि ये हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी, हमारी ये इक्वेशन है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये पता है सबको। अब इसमें क्या बोलते हैं, ये कह रहा है कि अगर हमको एक मोल गैस का वॉल्यूम निकाला जाए किस पे, तुम्हारे एसटीपी पे, है ना। एसटीपी पे आरटी की वैल्यू, आरटी हमारा क्या था 22.4, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और हमारा आर की वैल्यू वही है 0.0821 सर। उस पर हम आरटी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 22.4, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, पीछे पहले बताया था, है ना। अब पीवी क्या है तुम्हारा यार, प्रेशर हमारा 1 atm ही है, प्रेशर हमारा क्या है 1 atm है, क्योंकि हम ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे 1 atm लिया था हमने। और वॉल्यूम वी हमको कैलकुलेट करना है ना, तो वी हमारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 22.4 नहीं हो जाएगा, 22.4। और ये किस में आएगा, लीटर में, क्योंकि हमने बाकी सारी चीज़ें उस यूनिट में रखी हैं जिसमें रखी जानी चाहिए थी, उस जो मैंने वहाँ पे पहले पढ़ाया था ना तुमको, क्या बोलते हैं, जब मैं आइडियल गैस बता रहा था। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा हमारा वो किस यूनिट में आएगा तुम्हारा, लीटर में आएगा, सीधी सी बात है ना। बट जो हमारा न्यू कन्वेंशन है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा प्रेशर हमको पता है 1 atm ही लेना था वहाँ पे, और वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है 1 मोल गैस का, है ना। और एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल एक ही है ना। अब आर क्या है हमारा, प्रेशर हमको न्यू कन्वेंशन में 1 atm नहीं था ना, कितना था 1 बार था, ठीक है, एक सेकेंड, 1 बार था, ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या था हमारा, वी हमको कैलकुलेट करना है, एन हमको पता है एक ही मोल है ना। आर टी की वैल्यू, टेम्परेचर तो वही है दोनों पे, ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन में कितना है 273, तो ये दोबारा वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 22.4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो तुम यहाँ पे सबने ये दिखा था अभी कि 1 atm इक्वल टू क्या था तुम्हारा 1.01325 बार, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक बार इक्वल टू 1/1.01325 atm, ठीक है ना। अब मैं 1 बार की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो मेरी क्या आ जाएगी 1/1.01325, है ना, इंटू वी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 × 22.4, ठीक है, सेम चीज़, है ना। अब जब तुम यहाँ पे v की वैल्यू निकालोगे, है ना, ये 22.4 में ये 1.01325 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये क्या आएगा तुम्हारा 22.7 लीटर, है ना, 22.7 लीटर।
तो अब जो न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जाम में वैल्यू यूज होती है वो बेसिकली क्या है, हमारा 22.7 लीटर होती है एक मोल के वॉल्यूम के लिए गैस के, ठीक है, किस पे, एसटीपी पे, ठीक है। और जो पुरानी क्या थी 22.4। इसमें तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हम एग्जाम में क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, ठीक है। उसके लिए बताता हूँ भी क्या करना है, ठीक है। अब देखो, इफ वी बी द वॉल्यूम ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना, तो उसमें क्या होगा, ये क्या कहना क्या चाह रहा है ना, कहना ये चाह रहा है कि अगर v हमारा लेट सपोज वॉल्यूम है n मोल्स का गैस के, है ना, तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि n इंटू 22.4। अब तुमने देखा था क्या बोलते हैं कि एसटीपी पे किसी भी गैस के 1 लीटर का 1 मोल का वॉल्यूम कितना आ रहा था हमारा, 22.4 लीटर आ रहा था। अगर हम ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, अगर क्या बोलते हैं हम न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो क्या आएगा 22.7, ठीक है, लीटर। अगर तुमको 1 मोल का वॉल्यूम पता है तो n मोल का निकाल दोगे, n से मल्टीप्लाई करके दो का अगर मान लो दो मोल का निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अगर 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वैसे n का निकालना है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये हमारा न्यू कन्वेंशन और ये क्या है हमारा ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अरे क्लियर है बात, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर कंफ्यूजन बहुत हो रहा है कि एग्जाम में हम क्या करेंगे। एग्जाम में बेटा वो डिपेंड करता है कि बहुत जगह एग्जाम में वो नई वैल्यू यूज करता है 1 मोल के वॉल्यूम की, है ना, एट एसटीपी, और कई जगह पे मतलब नई वैल्यू यूज करता है, कई जगह पे पुरानी करता है, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन आया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, है ना, एट एसटीपी, तो इसमें तुम क्या करोगे, अगर ऑप्शन ऐसे दे रखा है कि 1 लीटर, 22.4 लीटर, 10 लीटर या फिर 11.2 लीटर, इसमें क्या है कि मतलब जो उसने ऑप्शंस दिए हैं वो हमारे ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दिए हैं, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन उसने किसके अकॉर्डिंग दिए हैं, जो हमारा नया कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, है ना। अगर मान लो उसने दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं उसमें ऑप्शंस में, एक तो तुम्हारा ये है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट हम करेंगे कौन सा है 22.7 लीटर। क्यों हम करेंगे, क्योंकि अगर पहली वाली वैल्यू अगर सही होती तो नया मतलब चेंज उसमें क्यों ही करते, है ना। तो अगर दोनों ऑप्शन दिए तो हमारा करेक्ट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। क्लियर बात। अच्छा देखो, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ना। और देखो बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे क्वेश्चन मतलब काफ़ी बार तुमको मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में तुमको ये दिख जाएगा, मतलब कि गैस का वॉल्यूम, गैस की बहुत बात होती है हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो वो है, तो फोकस करना है इस पे, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ और इस इक्वेशन का एक्चुअली क्वेश्चन में यूज कैसे किया जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखो कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 32 ग्राम ऑफ CH4 प्रेजेंट इन 8.21 डेसीमीटर क्यूब वेसल एट 127 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है कि एक वेसल है ना, एक वेसल है जिसका वॉल्यूम, एक सेकेंड, एक वेसल है, लेट सपोज ऐसा वेसल है, उसका वॉल्यूम है तुम्हारा 8.21 डेसीमीटर क्यूब, है ना। डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, लीटर, है ना। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, है ना। तो ये 8.21 इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारा 32 ग्राम तुम्हारा क्या है CH4 है ना। तो वो जो प्रेशर लगा रहा होगा कंटेनर पे वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमारा वही क्वेश्चन, हमारी PV = nRT, PV = nRT, है ना। प्रेशर पूछ रहा है, वॉल्यूम तुमको दे रखा है 8.21, है ना, 8.21, है ना। और n क्या बोलते हैं तुम्हारा, n नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे ना, तुमको गिवन वेट है गैस का कितना है 32 ग्राम है, 32 ग्राम है, ठीक है। और तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो तुम क्या करते हो, गिवन वेट बाई मोलर वेट, क्या है इसका 16 होता है CH4 का, CH4 12 और 4 16, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा यार, ये क्या होगा तुम्हारा 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए तुम्हारे 2, है ना। इसको ग्राम कर लो और इसको भी ग्राम कर लो, ठीक है। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया तुम्हारा 2। अब आर क्या है तुम्हारा 0.0821 है भैया, है ना। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 127 डिग्री सेल्सियस, दैट इज क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तुम्हारा 400, ठीक है। 127 + 273 करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 400, ठीक है। अब इसमें प्रेशर की वैल्यू तुम निकाल लो यार, क्या आ जाएगी तुम्हारी 8.21 कट जाएगा इससे, 100 को इधर ले लेंगे, 2 0 इधर चले जाएंगे, ये क्या आएगा तुम्हारा 2 यहाँ पे बचा, 4 यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा तुम्हारा 8, ठीक है। तो प्रेशर क्या आएगा तुम्हारा ATM में 8 ATM, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा C। आई बात समझ में, दिस इज हाउ वी यूज आइडियल गैस इक्वेशन इन क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और भी आते हैं, वो हम देखेंगे फर्दर, है ना। अब देखो ये थोड़ा मजेदार ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें, है ना। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन कि 62 ग्राम 62 ग्राम ऑफ गैसियस फास्फोरस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 0.5 ATM इन 22.4 लीटर वेसल, द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस एट STP, है ना। फिर वही वेसल की बात कर ली इसने, है ना। वेसल का वॉल्यूम भी दे रखा है इसने 22.4 लीटर, है ना।
और वेट कितना दे रखा है फॉस्फोरस का, कि इसमें जो फॉस्फोरस है वो कितना है 62 ग्राम है, ठीक है 62 ग्राम है। और जो प्रेशर क्या बोलते हैं, ये हो गया तुम्हारा गिवन वेट, प्रेशर दे रखा है तुम्हारा क्या बोलते हैं यार इसने 0.5 ATM लगा रहा है ना, 0.5 ATM लगा रहा है ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि फॉस्फोरस की एटोमिसिटी पूछ रहा है। एटोमिसिटी का मतलब क्या हुआ कि फॉस्फोरस जिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Px की फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, P1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है, पता लगाएंगे कैसे, है ना। तो देखो तुम्हारा वही इक्वेशन तुम्हारी PV इक्वल टू nRT, इसकी अप्रोच क्या है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। प्रेशर तुम्हारा उसमें दे रखा है इक्वेशन में, ठीक है, कितना दे रखा है 1/2 ATM, है ना। वॉल्यूम उसने तुमका दे रखा है 22.4, है ना। और n क्या बोलते हैं, n हमको निकालना है, n निकालना है, क्यों निकालना है समझोगे क्वेश्चन जब एक बार कर लोगे, ठीक है। r की वैल्यू हमारी क्या है 0.0821, है ना। और टेम्परेचर हमारा क्या है 273 केल्विन, है ना। STP पे बात हो रही है तो, है ना। तो देखो अब यहाँ पे तुम कहोगे कि सर ये STP वो नई कन्वेंशन है या ओल्ड कन्वेंशन है, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है 22.4 लीटर, मतलब क्या है ओल्ड कन्वेंशन की बात कर रहा है ना। अब देखो ये जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओल्ड कन्वेंशन वाला R और D है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा n इंटू 22.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। उसके अलावा तुम्हारा 1/2 इंटू 22.4, है ना। n तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, n तुम्हारा आ जाएगा हाफ मोल, n तुम्हारा हाफ मोल आ जाएगा, है ना, हाफ मोल आ जाएगा। और इसका क्या बोलते हैं वेट कितना दे रखा है तुमको 62 ग्राम दे रखा है ना, वेट 62 ग्राम दे रखा है, हाफ मोल का वेट, है ना। हाफ मोल का वेट कैसे दे रखा है, क्योंकि उसने बता रखा था कि तुम्हारे पास 62 ग्राम है, मोल मैंने निकाल लिया, तो हाफ मोल का वेट कितना हो गया 62 ग्राम, ठीक है। अब हाफ मोल का वेट 62 ग्राम हो गया, तो एक मोल का कितना हो जाएगा भाई, एक मोल का कितना हो जाएगा 124 ग्राम हो जाएगा, एक मोल का वेट हो जाएगा, है ना। एक मोल का वेट 124 ग्राम हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 124 AMU, है ना। और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 124। मॉलिक्यूलर वेट और एक मॉलिक्यूल के वेट में डिफरेंस बताया था ना मैंने पिछली क्लास में, है ना, कि मॉलिक्यूलर वेट हमारा बेसिकली क्या होता है यूनिटलेस होता है, और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि एक मॉलिक्यूल का वेट, तो हम किस में बोलेंगे 124 AMU, ठीक है। तो 124 इसका क्या हो गया भाई तुम्हारा एक मॉलिक्यूल का वेट हो गया, है ना। अब तुमको पता है कि एटॉमिक वेट क्या होता है फॉस्फोरस का 31 होता है ना। मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो 124 को अगर मैं 31 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, है ना। तो एक्स की वैल्यू हमारी भैया क्या आ गई तुम्हारी 4 आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो P 4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो ऐसे टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं तुम्हारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। यह हमारा आइडियल गैस वाला जो टॉपिक है ना। अब देख लो जो बेसिक क्वेश्चन जो तुम्हारे बनते हैं, मतलब तुम्हारे नीट जैसे एग्जाम में तो बहुत दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। जेई में भी काफी बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में ये है कि तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे PV इक्वल टू NRT तुम्हारा पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। PV इक्वल टू NRT, है ना, इक्वेशन लिख लिया। अब ये कह रहा है कि मतलब तुमको ये पता लगाना है डिफरेंट गैस के सैंपल्स हैं डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, है ना। उसमें इन सब में से किस में सबसे ज्यादा तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे पता लगाएंगे, अगर मैं सब में नंबर ऑफ मोल्स पता लगा लूँ तो उनकी सबकी एटोमिसिटी देख के मैं पता लगा लूंगा कि किस में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, ठीक है। अब देखो पहली वाले जो हमारा ऑप्शन है इसमें चेक करते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारा क्या है वेट, ये क्या हो गया भैया टेक्निकल ग्लिच, है ना। अब देखो पहले वाला ऑप्शन है, इसमें तो पीवी इक्वल टू 90 लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें दे रखा सीधा 44.8 लीटर O3 एट STP, है ना। 44.8 मतलब क्या हो गया तुम्हारा 44.8 मतलब 22.4 को से डिवाइड करूंगा गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, तो तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे यहाँ से 2 मोल आ गए, ठीक है। ये सिमिलर वैसे ही है गिवन वेट बाई मोलर वेट तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, है ना। वैसे ही गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो सिमिलरली जब हमको गैस का वॉल्यूम दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं ना। तो भैया हमारे पास दो मोल आ गए, O3 के 2 मोल है हमारे पास, 2 मोल है, और एटमिसिटीज की कितनी है 3, है ना। तो कितने मोल एटम्स हो जाएंगे इसमें 6 मोल एटम्स, 6 मोल एटम्स हो जाएंगे, है ना। अब हम इसकी बात करें 49.2 लीटर H2 एट 1 ATM एंड 300 केल्विन, ठीक है। इसमें तुम्हारा प्रेशर दे रखा है PV इक्वल टू NRT का यूज करेंगे, प्रेशर दे रखा है 1 ATM, है ना। और वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है 49.2, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स हम बेसिकली निकालना है, और R की वैल्यू क्या हमारी है 0.0821, ठीक है। और टेम्परेचर हमारा भैया कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन, ठीक है 300 केल्विन ही, हाँ। अब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा तुम्हारा 24 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा 8 के आसपास, है ना, नहीं सॉरी 6, है ना 6 आएगा। तो जब
एन की वैल्यू तुम यहाँ से निकालोगे डिवाइड करके इसको, एन बेसिकली तुम्हारा ये इसका एग्जैक्ट डबल है, ठीक है। क्वेश्चन में भी वैल्यू ऐसी दी जाती है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी 2, एन की वैल्यू 2 आ गई, तो मतलब 2 मोल हमारे इस गैस के हमारे पास हैं। अब 2 मोल हैं हमारे पास, 2 मोल हैं, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2 है ना। तो 2 मोल हमारे पास H2 मॉलिक्यूल के हैं ना, तो एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे 4 मोल हो जाएंगे, है ना। तो अभी तक तो किसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, इसके पास, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, 22.4 लीटर ऑफ O2 एट 2 atm एंड 546 केल्विन, ठीक है। अब देखो 22.4 इंटू तुम्हारा क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT कर रहे हैं, प्रेशर हमारा क्या बोलते हैं इसका 2 atm दे रखा है, वॉल्यूम 22.4 दे रखा है, एन हमको निकालना है, और आर की वैल्यू तुम्हारी वही 0.0821 है ना, इंटू तुम्हारा 546 है ना, 546। और बेटा जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी एन की वैल्यू तुम्हारी बेसिकली क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। जब तुम दोनों का मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो ये तुम्हारा इसके एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब एन की वैल्यू 1 आ जाएगी तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने हो जाएंगे 2 मोल, 2 मोल हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स वहाँ से किसके आए हैं O2 के आए हैं, ठीक है। O2 के मेरा क्या है मॉलिक्यूल है ना, और एटम्स के कितने हो जाएंगे 2 मोल जस्ट डबल, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितनी उसकी एटॉमिसिटी है किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है। वैसे हम एटम निकालते हैं, आई थिंक तुमको पता है ना यार, सिखाया था पिछली क्लास में, है ना। अब देखो अगर तुम्हारे पास 11.2 लीटर ऑफ N2 है, मतलब 11.2 लीटर है, तो मोल कितना हो गया उसका, हाफ मोल हो गया, और एटॉमिसिटी उसकी कितनी है 3 है, 3 है, 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितने हो गए 3/2 मोल, है ना। तो भैया किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। किसी को दिक्कत इस बात में, है ना, आई बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है ना, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसका काफ़ी यूज़ आता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आते बट काफ़ी सारे क्वेश्चन में मतलब इसका यूज़ आएगा, तुमको देखने को मिल जाएगा काफ़ी इजीली। तुम कभी करने बैठोगे सीट या फिर PYQ, तो इसके तुम्हारा टर्म है तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका तुमको यूज़ मिलेगा, ठीक है। अब देखो यार स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली हमारा है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है, जो कि हमारा सॉलिड और लिक्विड के लिए ही डिफाइंड है ओनली, ठीक है, गैस के लिए डिफाइंड नहीं है ना, सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफाइंड है। और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब बेसिकली क्या है, जब हम किसी चीज़ से तुलना कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की, है ना, एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है जो डिफाइन की गई है, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के कंपैरिजन में बता रहे हैं ना। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे पास 2 कोई बॉल्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 2 बॉल्स हैं, और एक बॉल दूसरे के डबल 2 टाइम्स हैवी है ना, तो वहाँ पे हम बेसिकली उसकी तुलना कर रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ये इसके दोगुनी भारी है, ठीक है, वैसे नहीं बोलेंगे कि ये कितनी भारी है ना, तो वो चीज़ होगी हमारी रिलेटिव, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली हमारा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। और कैसे रिलेटिव डेंसिटी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिफाइन की गई है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम रिलेटिव डेंसिटी किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, ये वाटर है, यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं हनी रख लो तुम्हारा, या फिर ऑयल रख लो, ठीक है। बट यहाँ पे हम डेंसिटी किसकी रख रहे हैं, वाटर की, है ना। जब हम डेंसिटी किसी सब्सटेंस की वाटर के रिस्पेक्ट में निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं यार, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। आई बात समझ, इस क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और एक और चीज़ तुमको याद रखनी है कि इट इज़ ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है एक रेशियो है, दोनों की यूनिट, दोनों की डेंसिटी होगी वो सेम यूनिट में रखेंगे हम, है ना। तो ये क्या क्वांटिटी बन जाएगी तुम्हारी यूनिटलेस, ये एक याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml, हम यहाँ पे क्या रखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर रखेंगे, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, जो कि सबको पता भी होती है, एंड दैट इज 1 ग्राम पर ml, राइट, है ना। अब देखो ये तुम्हारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, क्या है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या फिर तुम्हारा क्या बोल दूं मैं लिक्विड, दोनों की तो डिफाइंड है ना। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। अब डेंसिटी ऑफ वाटर को यार मैं लिख लूँ ना 1 ग्राम पर ml, कोई दिक्कत इससे, 1 ग्राम पर ml मैंने लिख ली। अब क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 ग्राम पर ml, है ना। यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है। सब्सटेंस भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों को नहीं लिखने के साथ। तो देखो इसमें ऐसा क्या है कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको किसी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो, है ना, क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में डेंसिटी दी जाती है, अगर तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी हो तो तुम उसको ग्राम पर ml में अगर लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या हो जाएगी तुम्हारी डेंसिटी हो जाएगी भाई, चाहे वो तुम्हारा सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे ही लिखा हुआ आता है, किसके टर्म कैसे लिखा आएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज दिस, है ना। और तुमको जरूरत है डेंसिटी की तो कैसे निकालोगे, तुम उस पर्टिकुलर चीज़ को किस में रख दोगे, सिर्फ ग्राम पर ml में रख दोगे, तो वो क्या बन जाएगी तुम्हारी डेंसिटी, ठीक है। बताता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो मान लो कि लेट सपोज
एक सॉलिड है ए, है ना, इसकी तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.3, है ना, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2.3 ग्राम पर ml, ठीक है। और ये मान लो तुम्हारा बी क्या है, तुम्हारा एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है ना, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तुमको मान लो दी गई है, कितनी दी गई है 0.9 दी गई है, ठीक है। तो इसके क्या बोलते हैं, डेंसिटी कितनी हो जाएगी 0.9 ग्राम पर ml हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। अब क्या बोलते हैं तुम्हारा, देखो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। देखो वेपर डेंसिटी है ना, वेपर डेंसिटी बेसिकली क्या है हमारा, वेपर डेंसिटी ये भी बेटा एक रिलेटिव डेंसिटी है, बट इट इज डिफाइंड फॉर गैसेस, है ना। किसके लिए डिफाइंड है, गैसेस के लिए डिफाइंड है। वो किसके लिए डिफाइंड था हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए, ठीक है। वेपर डेंसिटी हमारा डिफाइंड है किसके लिए, गैसेस के लिए, ठीक है। और जब हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो हमारा मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ठीक है। ये मिस टाइप हो गया, हाँ। तो मतलब वेपर डेंसिटी मतलब हम किसी गैस की डेंसिटी निकाल रहे हो हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी एक रेशियो है, ठीक है, दो गैसेस की डेंसिटी का, तो यूनिट नहीं रहेगी। यहाँ पे भी हम तुलना कर रहे हैं किसी गैस की डेंसिटी की किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, PM इजकल टू DRT पढ़ा था हमने, है ना। तो अगर मेरे को गैस की डेंसिटी निकालनी हो, ये बेसिकली बताया था ना कि गैस की डेंसिटी है, तो अगर मेरे को गैस की डेंसिटी निकालनी हो तो मैं क्या कर दूंगा, P इंटू मास ऑफ गैस डिवाइड बाई RT। इससे दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, डेंसिटी निकाल ली है ना, इक्वेशन रीअरेंज करिए, दैट्स टोटली ओके, है ना। तो अब क्या बोलते हैं, अगर मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो, है ना, किसी गैस की, तो मैं क्या करूँगा, P इंटू मास ऑफ गैस, है ना, डिवाइड बाई RT, है ना, डिवाइड बाई P इंटू मास ऑफ H2, क्योंकि नीचे हमारी गैस कौन सी थी जिसके हम रिलेटिव निकाल रहे हैं, है ना, जिसका रेफरेंस रखा है वो क्या हमारी हाइड्रोजन है, डिवाइड बाई RT, है ना। और इसमें एक चीज़ और है कि जो हमारी दोनों गैसेस हैं ना, वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है ना, सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। अब देखो ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि RT से मैं RT काट दूँ, क्योंकि R की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, सेम दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी दोनों के लिए सेम है ना। तो ये क्या ऐसे नहीं बन जाएगा कि मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ H2, है ना। गैस यहाँ पे कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है, कोई भी गैस हो सकती है यहाँ पे तुम्हारा। अब ऐसे नहीं बन जाएगा कि मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है हमारा 2 होता है कि नहीं होता, है ना। कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो ये हमारा क्या बन के आ गया, फाइनल एक्सप्रेशन हमारा बन के आ गया तुम्हारा वेपर डेंसिटी इजकल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, पूरा लिख लेते हैं इस बार, इजकल टू हमारा क्या हो गया डिवाइड बाई 2। और तुम क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इजकल टू मास ऑफ गैस। कैसा लग रहा है देखने में, बढ़िया लग रहा है ना। इसका मतलब ये है, अगर तुमको किसी क्वेश्चन में गैस का मोलर मास दिया जाए तो तुम उसकी वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो, कैसे, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। अगर तुमको वेपर डेंसिटी दी जाए तो तुम क्या कर सकते हो, वेपर डेंसिटी इंटू 2 करके मोलर मास ऑफ दैट गैस निकाल सकते हो। आई बात समझ में, है ना। तो इसका यूज बेसिकली ये है ना। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना। इस पे बहुत मस्त क्वेश्चन बनते हैं, मतलब मजा आ जाता है ना। ऐसा है कि लोग बस से डरते भी हैं, बट एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो काफ़ी इजीली तुम क्वेश्चन बना दोगे। मैं सिखाता हूँ कैसे, है ना। देखो ऐसा है, इट इज़ डिफाइंड फॉर गैसेस मिक्सचर ओनली, है ना, इट इज़ डिफाइंड फॉर व्हाट, गैसेस मिक्सचर, है ना। द मोलर मास ऑफ सच मिक्सचर इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में तुमको बताता हूँ। देखो ऐसा है कि लेट सपोज तुम्हारे पास 2 डब्बे हैं, है ना, 1 डब्बा 2 डब्बा, है ना। इसमें तुम्हारी कौन सी गैस है भैया, A गैस है। इसमें कौन सी गैस है तुम्हारी, B गैस है ना। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1 मोल्स हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तुम्हारे, N2 मोल्स हैं, है ना। इस गैस का मोलर मास कितना है तुम्हारा, X है। इस गैस का मोलर मास कितना है तुम्हारा, Y है, ठीक है। ये बात हो सकती है ना, एक गैस A है एक गैस Y है, इसका मोलर मास कुछ X होगा, इसका कुछ Y होगा, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तुम्हारे N1, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तुम्हारे N2, करेक्ट, ठीक है। अब देखो लेट सपोज कि अगर तुमने इन दोनों गैसेस को, है ना, एक डब्बे में बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारी A गैस प्लस B गैस, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इनके टोटल, N1 प्लस N2, है ना। मास तो वही रहेगा X और Y, ठीक है। तो मोलर मास का मतलब क्या है मिक्सचर के, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर मिक्सचर में से 1 मोल पार्टिकल निकालूंगा रैंडमली, समझ लो हाथ डाल के ऐसे, है ना, तो उस 1 मोल पार्टिकल का मास कितना होगा, उस 1 मोल जो पार्टिकल है उसका एवरेज मास कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्लियर समझ में आया मतलब, ठीक है। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन क्या है, निकालते हैं कैसे इसको। देखो कि तुम्हारे पास, तुमको पता है सिचुएशन क्या है ना। अब देखो कि मोलर मास ऑफ मिक्सर निकालना है बेसिकली, तो उसमें हमको क्या करना है निकालने के लिए, कि
N1 इंटू एक्स प्लस N2 इंटू वाई, वो हमारे पास क्या आ गया, टोटल मास आ गया उस पूरे मिक्सचर का, डिवाइड बाई N1 प्लस N2, है ना। ये क्या हो गया हमारा मोलर मास आ गया भैया, कि अगर मैंने जो रैंडमली हाथ डाल के एक मोल निकाला था, है ना, उस गैस का, है ना, वो हमारा क्या आ गया, उसका मोलर मास आ गया। ठीक है, वैसे आई बात समझ में, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि अ मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम, 2 मोल्स ऑफ H2 गैस एंड 2 मोल्स ऑफ मीथेन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर विल बी। ठीक है, अब देखो जैसे बताया था वैसे ही करना है, एक चुटकियों का क्वेश्चन है। ठीक है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर हमारा क्या होगा तुम्हारा, कि 1 मोल तुम्हारा है हीलियम का मास कितना होता है 4, 1 इंटू 4 प्लस 2 मोल तुम्हारे किसके हैं H2 के, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2 होता है ना, और प्लस हमारा 2 मोल्स किसके हमारे पास मीथेन के, है ना, 2 इंटू 16। ठीक है, क्लियर है बात। और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यही बताया था ना मैंने, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा 4 4 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 डिवाइड बाई 5 मतलब 8, क्या आ गया तुम्हारा मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ठीक है ना, एकदम पहली दूसरी क्लास वाला क्वेश्चन। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तुम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ गए तो भैया इसमें कैलकुलेशन तो तुम्हारी कौन सी है, पहली दूसरी क्लास वाली। ठीक है, सारा गेम यार मैं बताऊं तुमको, आईडी की जो तैयारी है उसमें सारा गेम क्वेश्चंस का है। ठीक है, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि 30% तुम्हारा जो रोल प्ले करता है तुम्हारा थ्योरी तुमको आनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारा 70% जो गेम है वही मतलब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। ठीक है, वही तुमको मतलब ये 2 साल की जर्नी है, उन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की वजह से ही तुम्हारा जो सारे कॉन्सेप्ट हैं तुमको याद रहते हैं पूरे 2 साल तक। ठीक है, नहीं तुम आज एक जनरली होता क्या है कि तुमने आज कोई चीज़ पढ़ी तुम 1-2 दिन बाद भूल जाते हो, है ना। बट बेसिकली आईटी तैयारी का गेम यही तो है कि तो जो तुमने चीज़ आज पहली क्लास में पढ़ी 11th क्लास की चीज़ में ना, उसको तुमको फाइनली 2 साल बाद करना है ना। वो चीज़ कैसे हो पाती है बेसिकली बेटा, वो बार बार याद करने से तो नहीं हो पाती। ठीक है, वो हो पाती है कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, चाहे तुम जहाँ से करो पीपीटी से कर रहे हो, चाहे तुम क्या बोलते हैं तुम्हारे PYQ लगा रहे हो, चाहे तुम किसी बुक में से कर रहे हो, वो चीज़ है क्वेश्चन इज मस्ट, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा ऐसा है कि अ गैसियस मिक्सचर ऑफ नियोन एंड इथेन कंटेन्स 40% नियोन बाई मास, द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी, है ना। अब देखो हर क्वेश्चन में तुमको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, पहली बात तो ये। तो अब देखो ऐसा भी नहीं है कि तुमको हर क्वेश्चन का थ्योरी बना के तुमको पढ़ा दिया जाए, हमको एक जो पर्टिकुलर मतलब चीज़ की थ्योरी है वो बता दी जाती है, उसके बाद जो सारा गेम है वो क्वेश्चंस का ही है। ठीक है, तो देखो ये वैसा ही मतलब जो मैंने तुमको बताएंगे चीज़ें एज इट इज़ वैसा क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, ये इसको करते कैसे देखो मैं बता रहा हूँ। एक गैसेस मिक्सचर है बेसिकली हमारा नियोन एंड ईथन का, जो कि उसमें 40% उस मिक्सचर का मास है वो किसका है तुम्हारा नियोन का है ना, और बाकी मास किसका है तुम्हारा इथेन का है ना। मान लो तुम कि यार तुम्हारे पास जो टोटल मास है वो किसका है, वो कितना है तुम्हारे पास 100 ग्राम है, कोई बुराई है इसमें मानने में। टोटल मास इसका जो 40% मास है वो किसका है तुम्हारा नियोन का 40%, तो भैया 100 का 40% कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 ही हो जाएगा, इतनी बात तो सबको पता है ना। अब उसके बाद तुम्हारा मान लो 100 ग्राम मास है, इसका 40% नियोन का है, तो बाकी 60% किसका हो गया, 60% तुम्हारा मीथेन का हो गया, जो कि कितना है तुम्हारा 60 ग्राम हो जाएगा, 100 का 60% वही हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए है हमको कहाँ जाना है वो हमको पहले पता होना चाहिए ना। मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है तुम्हारा, कि भैया तुम्हारे पास जो कोई ए गैस है उसके मोल्स N1 इंटू उसका मोलर मास, है ना। लेट सपोज तुम्हारी गैस 1 को हम गैस 1 का मोलर मास हम M1 बोल दे रहे हैं, प्लस तुम्हारा क्या होना चाहिए, दूसरी गैस है उसके मोल पता होने चाहिए, प्लस तुम्हारा क्या होना चाहिए उसका मोलर मास, है ना, डिवाइड बाई N1 प्लस N2, है ना। तो ये चीज़ कहाँ से आएगी, ये चीज़ कहाँ से आएगी कि भैया तुमको पता मास तो पता लग गया, अब तुमको दोनों के मोल पता होने चाहिए, है ना, दोनों के मोल पता होने चाहिए। अब देखो तुम्हारा क्या करना है इसमें, तुम्हारा इसमें बेसिकली ऐसा है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम नियोन के, गिवन वेट डिवाइड बाई उसका मोलर वेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एक सेकेंड यार, है ना, नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए। और सिमिलरली हम क्या करेंगे इथेन के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारा क्या आ जाएगा 60 ग्राम डिवाइड बाई इसका इथेन का मोलर वेट कितना होता है तुम्हारा, इथेन का मोलर वेट तुम्हारा इथेन क्या होगी तुम्हारी C2H6, है ना। 12 दूनी 24 और 30 होता है ना, सबको पता है मोलर वेट 30 ग्राम, ये भी 60 ग्राम है ना, वो लिखो मैं लिखो ऊपर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो, है ना। ये तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स नियोन के और इसके इथेन के कितने आ गए तुम्हारे पास 4 आ गए। ठीक है, N1 इंटू M1, N1 हमारा बेसिकली क्या है, अब देखो तुम इसको N1 इंटू M1 करके निकालोगे तब भी तुम टोटल मास ही निकालोगे मिक्सचर का, है ना। इससे बढ़िया तुमने टोटल मास जितना लिया था 100 तुम उसको रख दो, है ना।
तुम भैया इसको ऐसे निकालोगे ना कि 2 मोल इंटू मोलर मास क्या होगा उसका 20 होगा, प्लस तुम ऐसे निकालोगे कि उसके भी 2 मोल है, मोलर मास का 30 होता है, तब भी 100 ही आएगा क्योंकि हम टोटल यही 100 था, वहीं से मोल निकाले हैं, तो उसको करने की क्या जरूरत है ना। अब N1 प्लस N2 तुम्हारा कितना हो गया 4, है ना, ये तुम्हारा क्या आ गया 25 आ गया, 25 आ गया राइट। तो मोलर मास और मिक्सचर, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बनते हैं ना, बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना, है ना, उतना जरूरी है। बाकी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन वैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बेटा तुम होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो मैंने सिखाया वो तुमको कैसे पता लगेगा कि आया कि नहीं आया, तुम प्रैक्टिस करोगे तब ना आएगा। तो एक पर्टिकुलर सेम कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है, तुम इसको वीडियो रख के खुद कर लेना, अगर वीडियो जब देखोगे तो खुद वीडियो रोक के तब इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा क्या उसका होमवर्क का, ठीक है, ये बात तुमको याद रखनी है ना। और आंसर कमेंट में बता देना मेरे को, ठीक है, मेरे को पता लगे ताकि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, वो एक चीज़ है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर है, ठीक है, ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो यार, लोग हजारों हजारों 10,000 क्वेश्चन करते हैं आईटीजे की तैयारी में, तो तुम खुद चेक करने के लिए कि तुम्हारा खुद में कितना सीखा, ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है देखो, एवरेज एटॉमिक मास, है ना, ये दूसरा टॉपिक है तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली हमारा क्या है यार, बेसिकली उन एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड है जो हमारे क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास हमारा है ऐसे एलिमेंट्स के लिए जो हमारे आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जिनकी आइसोटोपिक अबंडेंस है ना, आइसोटोपिक अबंडेंस है वो एक दूसरे के मतलब कंपेरेबल होनी चाहिए, उनके लिए हम एवरेज एटॉमिक मास टर्म की बात करते हैं। आई विल टेल यू कि क्या मतलब है उसका, ठीक है। देखो ऐसे समझो कि सबको पता है कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमारा 1H1 है ना, और क्या बोलते हैं 1H2 इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये 2 आइसोटोप हैं, एक तीसरा भी होता है ना, बट नेचुरल ये 2 नेचुरली हमारे 2 ही पाए जाते हैं। जो हमारा 1H3 होता है बेटा वो हमारा लैब में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे ना, ये नेचुरल की बात हो रही है बस यहाँ पे, मतलब है ना। अब देखो इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है नेचर में वो होती है 1%, है ना, सॉरी इसकी होती है बेटा तुम्हारी 99%, है ना, और इसकी होती है तुम्हारी 1%, ठीक है ना। तो ये एवरेज एटॉमिक मास टर्म है, हम इसके लिए इसकी बात नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो मतलब रिलेटिव एक दूसरे के मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है ना, इसकी 99% है, तो इसका जो हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं वो हमारा 1 ही आता है, ठीक है, 1 ही आता है हाइड्रोजन का, ठीक है। बट अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, क्या है हमारे पास क्लोरीन जो है हमारा, एक होता है हमारा Cl17 और ये होता है तुम्हारा 35, है ना, और ये होता है तुम्हारा Cl17 37, ठीक है। अब इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है इसकी 75% नेचर में, है ना, और इसकी है तुम्हारी 25%, है ना, इसकी है तुम्हारी 25%। तो यहाँ पे इनका जो अमाउंट है वो रिलेटिवली मतलब एक कंसिडरेबल है, एक दूसरे के कंपेरेबल है ना। तो यहाँ पे तुम्हारी एवरेज एटॉमिक मास की बात करी जाएगी। इसको निकालते कैसे हैं देखो, देखते हैं, मतलब ऐसा है कि मास एवरेज, है ना, एवरेज एटॉमिक मास कि टोटल मास ऑफ एटम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जिस टाइप के जितने एटम्स हैं उनका मास, है ना, प्लस दूसरी टाइप के जितने एटम्स हैं उनका मास डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से पता लगेगा कैसे करेंगे एक्चुअली, है ना। इन नेचर बोरोन एग्जिस्ट एज B10 एंड 11B, है ना, with percent abundance of 40% and 60% रेस्पेक्टिवली, है ना। बाई नंबर द एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विल बी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है तुम्हारा, एवरेज एटॉमिक मास उसकी बात कर रहा है। जो हम क्लोरीन का देखते हैं ना 35.5 या फिर कॉपर का जो आता है 63.5, वो जो फ्रैक्शन जो मास है वो बेटा एवरेज एटॉमिक मास की जो टर्म है उसकी वजह से आता है, ठीक है। अब देखो तुमको बताया था कि मास एवरेज क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको आगे लिखेंगे, पहले ये जान लो कि 40% और 60% हमारा बाई नंबर बोरॉन 10 है और बोरॉन 11 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब मान लो कि तुम्हारे पास 100 एटम्स हैं, 100 एटम्स हैं टोटल, है ना, 100 एटम्स हैं टोटल। तो इसमें से भैया 40 तुम्हारे किसके हो जाएंगे, B10 के हो जाएंगे क्योंकि 40% है, और तुम्हारे 60 किसके हो जाएंगे, B11 के हो जाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें, है ना, हो जाएंगे 40 भाई, 40% वो 60% वो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, है ना, 40 इंटू
उसका मास कितना है, एक बोरॉन का जो 40% है, 10 प्लस 60 इंटू 11 है ना, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 100 आइटम्स माने थे ना हमने टोटल। ये क्या बन गया, हैशटैग, दोबारा लिख देता हूँ रुको, है ना, 40 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 11 है ना, डिवाइड बाई टोटल 100, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा कि बोरोन का जो एवरेज एटॉमिक मास है ना, वो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, आई समझ में। अब इस पे क्या बोलते हैं, सेकंड क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, सिमिलर अप्रोच लगानी है, इसको वैसे कर लेना, ठीक है। मतलब सिमिलर तुमको बस दोनों का नंबर लेना है और उसके बाद क्या बोलते हैं उनकी जो परसेंटेज है, जो 75% है, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा तुम्हारा 25% हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मास क्लोरीन का एक का 35 है, दूसरा 37 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो वैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे करके देखना एक बार, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा HW नंबर 3, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला, ये जो टॉपिक है हम अगली क्लास में मतलब इसको कवर करेंगे। बेसिकली एक बार ही मैंने पढ़ा भी रखा है, ठीक है, जो हमारी पंगा सीरीज है। बाकी अगली क्लास जो होगी हमारी बेटा इस टॉपिक से चालू होगी, ठीक है। और अगले आने वाली 2-3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मतलब लाइव सेशंस लूंगा मैं PYQ के लिए, ठीक है तुम्हारा। तो उसके लिए तैयार रहना है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और तुमको PYQ करने में दिक्कत आती होगी ना, मतलब डाउट आता होगा कि मतलब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है या तुमसे नहीं हो रहा है, तो वो सारी दिक्कत तुम्हारी वहाँ दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगला जो हमारी क्लास होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस lecture guys।